हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें हमने आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और केमिस्ट्री में आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में हमने आपका पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कल वाले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को कवर किया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन आपको यूनिट नंबर फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट में करना है। यानी कि पूरे यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक और कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को कल के लेक्चर में हमने कवर कर दिया था। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन अगर आप जान जाएंगे तो आपको जो आगे पढ़ना है इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब पढ़ना और समझना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें आज ही के लेक्चर के अंतर्गत हम ग्लूकोज को पढ़ेंगे। ग्लूकोज क्या होता है, साथ ही साथ ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज के प्रिपरेशन मेथड और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आज ही के इस लेक्चर के अंतर्गत हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा सभी लोग अंत तक। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें ये क्लास आपको जो दी जा रही है वो एनईपी के अकॉर्डिंग दी जा रही है। ठीक है, एनईपी जो नवीनतम पाठ्यक्रम लागू हुआ है 2020 में, जिसके तहत ऑल यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो ये सभी आप सभी के यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में जो आप लोग का केमिस्ट्री है उसका पेपर टाइटल है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपके पहले चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का रसायन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का रसायन आपका पहला चैप्टर है, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को कवर कर लिया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। जिन्होंने अभी पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, पहला लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए समझते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें हम आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण किया गया है वो विभिन्न विभिन्न तरीके से किया गया है। यानी कि जल अपघटन के आधार पर, स्वाद के आधार पर, वाटर के आधार पर, जल अपघटन और शुगर, इनके आधार पर ज़्यादातर इसको मतलब कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने बेसिस पे हुआ है। तो जो मेन आपके इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है और जानना है, कार्बोहाइड्रेट को दो बेस के आधार पर, यानी कि दो आधार पर बांटा गया है। पहला तो आपका हो गया शुगर और दूसरा आपका हो जाता है जल अपघटन, यानी कि हाइड्रोलिसिस। इसके आधार पर कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस कराने पर ये 2 या 2 से अधिक लघु अणुओं या मोनोमर में अपघटित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लघु अणु जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि स्वाद में मीठे होते हैं, इसीलिए इनको सैकेराइड कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के जो लघु अणु होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट के एक लघु अणु हैं। इनको एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही कहा जाता है और ये स्वाद में मीठे होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सैकेराइड कहा जाता है। संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मुख्य 3 श्रेणी में इनको विभाजित किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर हम देखें जल अपघटन के आधार पर, या फिर आप शुगर, स्वीट, टेस्टलेस या सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, घुलनशील यानी वाटर में घुलनशील, इन सब के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को
मुख्य दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला आपका मोनोसैकेराइड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड। ये इसमें स्वाद के आधार पर, टेस्ट के आधार पर, ठीक है, और स्वीट के आधार पर इनमें मोनोसैकेराइड आपके शामिल हैं और ओलिगोसैकेराइड शामिल है। अगर आपसे पूछे नॉन शुगर के आधार पर, ठीक है, यानी कि जो मीठे ना हों, यानी कि नॉन शुगर हों, टेस्टलेस हों, इनका कोई स्वाद ना हो, जो पानी में अघुलनशील हों, वो कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं? तो वो आपका आ जाता है पॉलीसैकेराइड, जिसके अंतर्गत स्टार्च, सेलुलोज आज शामिल है। इनको नॉन शुगर कहा जाता है। पॉलीसैकेराइड को क्या कहा जाता है? नॉन शुगर कहा जाता है। और मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड को क्या कहा जाता है? इनको शुगर कहा जाता है, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं, स्वीट भी होते हैं, टेस्ट इनका आता है, और ये सॉल्युबल यानी पानी में ये घुलनशील भी होते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं का संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्य कितने रूप में, कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भाग में। पहला आपका है मोनोसैकेराइड, दूसरा आपका है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा आपका हो जाता है पॉलीसैकेराइड। चलिए वन बाई वन करके हम समझते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। दोस्तों, मोनोसैकेराइड ये स्वाद में बहुत ही मीठे होते हैं। मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं। और मोनोसैकेराइड एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप कंटेन करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइड की बात करें अगर, तो एल्डिहाइड जो आपके होते हैं ये CHO ग्रुप कंटेन करते हैं। एल्डिहाइड आपका CHO ग्रुप कंटेन करता है। और कीटोनिक ग्रुप जो आपका है वो हो जाता है C डबल बॉन्ड O, ये कंटेन करता है। अब यहाँ पर ये दोनों बात क्लियर करना है, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप किस प्रकार से मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में जो आपके सम्मिलित हैं वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपका है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ग्लूकोज जो है वो CHO ग्रुप कंटेन करता है, यानी कि एल्डिहाइड, और कीटोनिक ग्रुप कौन कंटेन करता है? फ्रक्टोज। ओके, आगे हम इनको समझेंगे, बस केवल ये समझाने के लिए था कि आप मोनोसैकेराइड से परिचित हो सकें। तो मोनोसैकेराइड आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलिसिस फर्दर इनटू स्मॉल यूनिट। दे कंटेन 4, 5, 6 कार्बन एटम आर नोन एज टेट्रोस, पेंटोस रिस्पेक्टिवली। मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिन्हें आगे छोटी इकाइयों में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, यानी इनको आगे छोटी छोटी इकाइयों में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। इनमें 4, 5, 6 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, जिन्हें क्रमशः क्या कहा जाता है? टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोज के रूप में इन्हें जाना जाता है। ओके, दे आल्सो कंटेन एन एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। ये एल्डिहाइड और कीटो समूह पर निर्भर करते हैं। ठीक है, दे आल्सो कंटेन एन एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। दे मे बी कॉल्ड एल्डोस एंड कीटोस। दोस्तों, इस पर निर्भर करते हुए कि ये जो है वो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप कंटेन करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है उसको क्या कहा जाता है? एल्डोस। और जो कीटो समूह को कंटेन करता है उसको क्या कहा जाता है? केटोज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये आपके मोनोसैकेराइड के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। आपको बता दें, MCQ प्रश्न जब बनता है तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है। दे देगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और आप माल्टोज। तो इसमें से आपको बताना रहेगा कि इसमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज याद रखेंगे, ये मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब मोनोसैकेराइड आप समझ चुके हैं। अब मोनोसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं अब ये समझते हैं। देखिए, जो मोनोसैकेराइड हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ध्यान रखेंगे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के आपके मोनोसैकेराइड हैं। पहला आपका है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और दूसरा है पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटो शुगर। ये 2 प्रकार के आपके मोनोसैकेराइड हैं। वन बाई वन करके हम समझते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड जो मोनोसैकेराइड हैं, ये मोनोसैकेराइड के प्रकार हैं। पहला प्रकार कौन सा है? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड जो होता है
ये शुगर विथ एल्डिहाइड, ये क्या होते हैं? शुगर विथ यानी कि मिठास और एल्डिहाइड दोनों इसमें शामिल होते हैं। इनके एक अणु में एल्डिहाइड CHO समूह होता है और अनेक हाइड्रोक्सिल OH समूह उपस्थित होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप में एक अणु जो होता है वो एल्डिहाइड यानी CHO का समूह का होता है और अदर हाइड्रोक्सिल समूह इसमें उपस्थित होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ये आप देख सकते हैं, ये ग्लूकोज का ओपन चैन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ओपन चैन स्ट्रक्चर है जिसमें आप पहले देखेंगे यहाँ पर CHO ग्रुप कंटेन है और उसके बाद में सभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर कंटेन है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर CHO, अगर आपको नहीं पता ग्लूकोज का ये संरचना बनाना तो ओपन चैन स्ट्रक्चर, अभी ग्लूकोज का जब लेक्चर आगे हम डिस्कस करेंगे तो ग्लूकोज के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको इसका संरचना बनाना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। आपसे अगर पूछता है कोई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है तो आप बताएंगे एक प्रकार का ये मोनोसैकेराइड के प्रकार हैं। मोनोसैकेराइड दो प्रकार के हैं, पहला तो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दूसरा है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो शुगर। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो क्या करता है, एक अणु, इसमें एक अणु जो होते हैं वो एल्डिहाइड CHO ग्रुप का होता है और अनेक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो शुगर। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो शुगर, इसमें एक अणु कीटो समूह क्या होता है, यानी कि इनमें से एक अणु जो होता है वो कीटोनिक ग्रुप होता है, यानी कि ये एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, दो एल्किल समूह इसमें लगे होते हैं, डबल बॉन्ड O। ठीक है, सी यहाँ पर दो एल्किल समूह और ये क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप है। जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो शुगर है वो क्या करता है, ये कीटोनिक ग्रुप कंटेन करता है और अनेक हाइड्रोक्सिल समूह, इसमें कीटोनिक समूह जुड़े होंगे और अनेक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं, एग्जाम्पल के लिए फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप देखेंगे सेम होता है, दोनों का फॉर्मूला जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन इनमें अंतर क्या है। दोनों में अगर आपसे पूछे कोई कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनमें डिफरेंस क्या है, फार्मूला तो इनका सेम है, C6H12O6 इसका भी है, C6H12O6 इसका भी है, तो आप बताएंगे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और बहुत ही मेजर डिफरेंस है कॉमन। ठीक है, आप बताएंगे कि ग्लूकोज जो है वो CHO ग्रुप कंटेन करता है, यानी कि एल्डिहाइड समूह को कंटेन करता है, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है ये कीटो समूह को कंटेन करता है। ये क्या करता है, कीटो समूह को कंटेन करता है, यही मेजर डिफरेंस आपका है। तो आप समझ गए मोनोसैकेराइड क्या होते हैं एग्जाम्पल सहित। आप चलिए नेक्स्ट आपका जो है कैटेगरी वो है ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें एक प्रश्न आपका कॉमन हमेशा पूछा जाता है जो कि है डाइसैकेराइड। पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डाइसैकेराइड, तो ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत डाइसैकेराइड आता है। तो सबसे पहले ओलिगोसैकेराइड समझते हैं, फिर डाइसैकेराइड पर चर्चा करेंगे। ओके, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट which can be hydrolyzed into a definite monosaccharide molecule। ये एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो ओलिगोसैकेराइड है, ये एक प्रकार का ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिन्हें एक निश्चित संख्या में मोनोसैकेराइड अणुओं में हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। बहुत ही समझने वाली बात है, इसको यहीं पर समझिएगा। जो ओलिगोसैकेराइड हैं दोस्तों, यानी कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बहुत ही आसानी से हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं डिफाइनाइट मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब ओलिगोसैकेराइड का हम क्या कराएंगे, ओलिगोसैकेराइड का जब हम जल अपघटन कराएंगे, ठीक है, जल अपघटन जब इसका कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होंगे। ठीक है, किसके अणु, मोनोसैकेराइड के अणु हमें प्राप्त होंगे। अभी मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। जो मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, दे में बी कॉल्ड डाई, ट्राई एंड टेट्रासैकेराइड। हाइड्रोलाइसिस करने पर जो प्राप्त होने वाले मोनोसैकेराइड होते हैं उनको डाई, ट्राई और टेट्रासैकेराइड कहा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ओलिगोसैकेराइड का एक एग्जाम्पल जैसे कि डाइसैकेराइड, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि डाइसैकेराइड क्या होता है। दीज गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइज। दोस्तों जब हम डाइसैकेराइड का क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे, माफ़ करिएगा हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो क्या मिलेगा हमें 2 अणु, यानी कि जल अपघटन जब हम कराएंगे डाइसैकेराइड का तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मोनोसैकेराइड प्राप्त होगा। मोनोसैकेराइड के कितने अणु, 2 अणु मोनोसैकेराइड के हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या है, तो आप बताएंगे कि डाइसैकेराइड जो है वो ओलिगोसैकेराइड का एक पार्ट है। यानी कि डाइसैकेराइड आर दोज व्हिच कंटेन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड एटम्स या मॉलिक्यूल्स। 2 डाइसैकेराइड आर दोज व्हिच कंटेन 2 molecules of monosaccharide on hydrolysis of oligosaccharide, that is called disaccharide। ठीक है, यानी कि जब हम ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन कराएंगे और जल अपघटन करने पर हमें 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, डाइसैकेराइड कहा जाता है। समझ गए डाइसैकेराइड क्या होता है। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आप बता दीजिए सुक्रोज। सुक्रोज जो है एक प्रकार का डाइसैकेराइड है और सुक्रोज भी ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। तो डाइसैकेराइड आप लोग का क्लियर हो गया डाइसैकेराइड क्या होता है। ठीक है, डाइसैकेराइड क्या है, तो डाइसैकेराइड क्या करते हैं, गिव 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल देते हैं मोनोसैकेराइड के किसके जल अपघटन कराने पर। जैसे कि ये सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, ये आपका डाइसैकेराइड है। सुक्रोज का जो फार्मूला होता है वो C12H22O11 होता है। ठीक है, C12H22O11 होता है। जब इनका हम जल अपघटन कराएंगे H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H12O6 और C6H12O6। हमें 2 अणु प्राप्त होंगे मोनोसैकेराइड के, एक प्राप्त होगा ग्लूकोज और एक प्राप्त होगा आपका फ्रक्टोज। ऐसा नहीं है कि फार्मूला सेम है ग्लूकोज ही प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे जब हम डाइसैकेराइड यानी कि जब सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे तो हमें 2 अणु प्राप्त होंगे, एक तो मिलेगा ग्लूकोज और एक हमें मिलेगा फ्रक्टोज। लेकिन अगर यही केस माल्टोस में, अभी हम माल्टोस का भी देखेंगे। ठीक है, माल्टोस की बात करें, देखिए ध्यान रखेंगे डाइसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके, तो आपको बता दें माल्टोस, माल्टोस आपका हो जाएगा। ठीक है, और लैक्टोस, ये सभी क्या हैं, सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस, ये सभी क्या हैं, डाइसैकेराइड हैं और ये ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बता देंगे सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस, SML। ध्यान रखेंगे SML यानी कि सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस, ये क्या हैं, ये ओलिगोसैकेराइड हैं और ये सभी डाइसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड समझ लीजिए डाई लगा है यानी 2 अणु यहाँ से हमें मिलेंगे। लेकिन अगर यहीं पर ध्यान रखेंगे, अगर हम यहीं पर माल्टोस का जल अपघटन करा दें, माल्टोस का H2O के साथ क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, फार्मूला सेम है, माल्टोस का भी फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, और यही सुक्रोज का है। लेकिन जब हम माल्टोस का जल अपघटन कराएंगे तो हमें 2 अणु ग्लूकोज के मिलेंगे, यहाँ पर फ्रक्टोज नहीं प्राप्त होगा, केवल और केवल ग्लूकोज के ही अणु प्राप्त होंगे। ठीक है, जब हम सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे तो हमें 1 अणु फ्रक्टोज और 1 अणु ग्लूकोज का प्राप्त होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम माल्टोस का जल अपघटन कराते हैं तो हमें 2 अणु ग्लूकोज के मिलेंगे, फ्रक्टोज के अणु प्राप्त नहीं होंगे। तो डाइसैकेराइड से आप लोग सहमत हो गए, डाइसैकेराइड का है क्या है, समझ गए। चलिए दूसरा जो है वो है ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड क्या होता है, These gives 3 molecule of monosaccharide on hydrolysis। देखिए जो ट्राइसैकेराइड है वो 3 मॉलिक्यूल देता है हाइड्रोलिसिस करने पर। ठीक है, मोनोसैकेराइड के 3 अणु देता है। जब हम ट्राइसैकेराइड का जल अपघटन कराएंगे तो हमें 3 अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त होंगे।
तो अब ट्राइसैकेराइड क्या है? रेफिनोस। रेफिनोस जो है ये आपका ट्राइसैकेराइड है, जिसका फॉर्मूला होता है C18H32O11 यानी C18H32O11। ये रेफिनोस है और जिसका हम क्या करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 3 अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें से दो अणु आपके ग्लूकोज और एक अणु आपका फ्रक्टोज यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, ये आप रिएक्शन ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए C18H32O11 है और 2H2O के साथ इसका रिएक्शन कराया गया, जहाँ पर हमें 3 अणु मोनोसैकेराइड के मिले। मोनोसैकेराइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों, C6H12O6 है, ध्यान रखेंगे। और 3 अणु यहाँ पर प्राप्त हुए, जिनमें से 2 अणु आपके क्या हैं, ग्लूकोज, और एक क्या है आपका फ्रक्टोज। ओके, तो क्लासिफिकेशन क्लियर है सभी का, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, तो पॉलीसैकेराइड लास्ट में जो आपका बचता है, तीसरा प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का, वो है पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड को हम समझते हैं कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है। दीज आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट yielding a large number of monosaccharide molecule on hydrolysis. Example starch and cellulose having the molecular formula C6H10O5। दोस्तों पॉलीसैकेराइड जो है ये क्या होता है? पॉलीसैकेराइड एक प्रकार का नॉन शुगर होता है। ये क्या है, ध्यान रखेंगे, ये नॉन शुगर है। दूसरी बात, ये टेस्टलेस होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, तो जो पॉलीसैकेराइड हैं ये उच्च आणविक भार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस पर बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड के अणु यानी सैकड़ों या हजारों मोनोसैकेराइड के अणु का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए स्टार्च, सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज में जो आणविक सूत्र है वो C6H10O5 है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, जो पॉलीसैकेराइड हैं वो आपके नॉन शुगर होते हैं और ये टेस्टलेस होते हैं और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पॉलीसैकेराइड का जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च, सेलुलोज। ओके, और इनका जो आणविक सूत्र होता है वो C6H10O5 होता है। तो अब आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन समझ चुके। अब जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, ठीक है। अब हम ग्लूकोज को समझेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादातर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज को समझना। ग्लूकोज क्या है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ग्लूकोज का। ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एविडेंट शुगर एंड अकर इन हनी, स्वीट फ्रूट, रैप, ग्रेप्स एंड मैंगोज, ब्लड एंड यूरिन ऑफ एनिमल। दोस्तों ग्लूकोज जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंट शुगर होता है, जो कि पाया जाता है शहद में, स्वीट यानी मीठे फलों में जैसे कि ग्रेप्स हो गए यानी अंगूर, आम हो गया, ब्लड यानी कि खून में भी पाया जाता है, और ये जानवरों के मूत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मानव शरीर के निर्माण में या मानव शरीर के क्रियाकलाप में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होता है। ये मानव शरीर को बहुत ही त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसको पानी की कमी होती है तो ग्लूकोज दिया जाता है। ज़्यादातर देखिए जब ऑपरेशंस होते हैं तो क्या किया जाता है, ग्लूकोज के द्वारा ही सारी चीज़ें, खाना नहीं दिया जाता है, भोजन नहीं दिया जाता, लेकिन ग्लूकोज चलता रहता है और मानव यानी कि मानव शरीर भी स्वस्थ रहता है और चलता रहता है। ये इसलिए क्योंकि ये कंप्लीट फूड भी एक तरह से माना जाता है। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। ग्लूकोज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एविडेंट शुगर एंड अकर इन हनी, स्वीट फ्रूट एंड ग्रेप्स एंड मैंगोज, ब्लड एंड यूरिन ऑफ एनिमल। ग्लूकोज सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है, और ये ज़्यादातर प्रचुर मात्रा में मीठे फल, शहद, पके अंगूर और आम, या जानवरों के रक्त में या फिर जानवरों के मूत्र में ये पाया जाता है। ओके, इट इज ए नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ब्लड 0.1%, आल्सो नोन एज ब्लड शुगर। 0.1% ये रक्त का एक सामान्य घटक है, इसको आप ध्यान रखेंगे।
इट इज़ द नॉर्मल सब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ब्लड 0.1%, ठीक है, यानी कि ये रक्त का एक सामान्य घटक है, यानी 0.1% के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। आल्सो नोन एज ब्लड शुगर, इससे ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज को किसके नाम से जाना जाता है? ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है। एंड प्रेजेंट इन द यूरिन, ये यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो मूत्र में कितना परसेंट पाया जाता है? 8 से 10% मूत्र में पाया जाता है। जिनके डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज पेशेंट के मूत्र में ये 8 से 10% पाया जाता है। इन द कम्बिनेशन फॉर्म इट इज़ द सिचुएंट ऑफ मैनी डाइसैकेराइड एज सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड एज स्टार्च, सेलुलोज इटीसी। दोस्तों ये इनकी बहुत ज़्यादातर मात्रा डाइसैकेराइड के अणु में पाई जाती है, जैसे कि सुक्रोज डाइसैकेराइड का एक अणु हो जाएगा सुक्रोज, पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आ जाता है आपका स्टार्च, सेलुलोज, इन सब में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। ओके, तो ग्लूकोज सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में चीनी है एक प्रकार का, जो कि ज़्यादातर मीठे फल, पके अंगूर और आम में पाया जाता है। जानवरों के रक्त और मूत्र में भी ये पाया जाता है। ग्लूकोज जो होता है वो जानवरों के रक्त और मूत्र में पाया जाता है। ये रक्त का एक सामान्य घटक है। ग्लूकोज जो है वो रक्त का एक सामान्य घटक है, जिसमें 0.1% रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। और ये मधुमेह, जिन व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है उनके मूत्र में ये 8 से 10% मौजूद होता है। ओके, संयुक्त रूप में ये कई डाइसैकेराइड जैसे कि सुक्रोज, पॉलीसैकेराइड जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज आदि का एक प्रमुख घटक होता है। ये दिया गया है आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये आपका है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो सामान्य सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है, ठीक है। और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज जो है वो CHO ग्रुप कंटेन करता है, ध्यान रखेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका दिया गया है स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला समझते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज इट इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज इज C6H12O6। रासायनिक विश्लेषण के आधार पर ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। ओके, तो आप समझ चुके हैं ग्लूकोज के इंट्रोडक्शन और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है। अब हम प्रिपरेशन मेथड समझेंगे, ग्लूकोज के बनाने की विधि। प्रिपरेशन मेथड ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के बनाने की विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, जो भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। आपकी नियमित क्लास अब आपको दी जाएगी यहाँ पर। प्रिपरेशन ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने की विधियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रॉम सुक्रोज और कैन शुगर, सुक्रोज को कैन शुगर के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। सुक्रोज, तो सुक्रोज तथा गन्ने के रस से हम बनाने की विधि देखते हैं कि किस प्रकार से गन्ने के रस से या फिर सुक्रोज से कैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। दिस इज द लेबोरेटरी मेथड, ये ग्लूकोज की बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। ग्लूकोज बनाने की ये एक प्रयोगशाला विधि है जो कि सुक्रोज या फिर कैन शुगर के द्वारा बनाई जा रही है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग कैन शुगर विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड H2SO4 इन एथेनॉल सोल्यूशन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर। दोस्तों ये ग्लूकोज बनाने की एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है, ये तो आप समझ चुके हैं। और कैसे बनता है सुक्रोज, सुक्रोज और गन्ने के रस से ग्लूकोज कैसे बनता है? तो जब सुक्रोज का एल्कोहलिक विलयन में तनु HCl के साथ और H2SO4, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर H2SO4 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। H2SO4 के साथ जब इसको बॉयल करते हैं, जिसमें जल विच्छेदन होकर के ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सम अणुक मात्रा में बन जाते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका हो गया कैन शुगर, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11 और प्लस H2O। इसको प्रयोगशाला विधि यानी कि प्रयोगशाला में क्या किया गया, इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया। और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया, इसको HCl तथा H2SO4 के साथ इसको क्या किए, इसको 2 घंटे के लिए जब इसको उबालते हैं
तो इसमें से जल विच्छेदित होकर के दो अणु दे देता है। पहला आपका ग्लूकोज और दूसरा आपका फ्रक्टोज। ठीक है, ये क्या है, ये ग्लूकोज हैं, ये दोनों आपके ग्लूकोज के अणु हैं। ठीक है, दो अणु प्राप्त होते हैं ग्लूकोज के, एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ठीक है, तो आप समझ गए बनाने की विधि, ग्लूकोज की विधियाँ। तो पहली विधि है फ्रॉम द शुगर कैन, जो कि एक प्रयोगशाला विधि है। दूसरी विधि जो है वो है स्टार्च। ठीक है, ये आपकी इंडस्ट्रियल मेथड है, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टार्च के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। ओके, ग्लूकोज इज प्रोडक्ट commercially by the hydrolysis of starch which dilute hydrochloric acid और 0.5% H2SO4 at high temperature। टेम्परेचर कितना रहेगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर द प्रेशर 2-3 एटम्स। ओके, स्टार्च से हम इसका निर्माण करेंगे ग्लूकोज का। दोस्तों, जब स्टार्च को हम गर्म करते हैं किसके साथ, H2SO4 और तनुक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, इसको जब हीट किया जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर, तब हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज। स्टार्च का फॉर्मूला आपका क्या है, C6H10O5 है, और प्लस H2O के साथ इसका हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H12O6 प्राप्त हो जाएगा ग्लूकोज। यहाँ पर देखिए H10 था, हमें कितना चाहिए, 12 चाहिए। 2 यहाँ हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर H12 हो जाएगा। बाकी बचा 5 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ से 1 ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पर हो जाएगा O6। ओके, तो जब हम स्टार्च का जल अपघटन कराते हैं तब हमें ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं व्हेन, यानी कि जब हम स्टार्च का जल अपघटन कराते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 की उपस्थिति में 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तब हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ये 2 मेथड मैंने आप लोग को बता दिया, 2 विधि ग्लूकोज बनाने की। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। हेडिंग डाल लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के गुण। तो सबसे पहले गुण में हम भौतिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ग्लूकोज की, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। इट फॉर्म्स द कलरलेस क्रिस्टलस एंड मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड। प्राकृतिक ग्लूकोज एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। जो प्राकृतिक ग्लूकोज होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन और एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका जो गलनांक है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है 146 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन एल्कोहल बट इनसॉल्युबल इन ईथर। दोस्तों, ये पानी में अधिक विलेय होता है। जो ग्लूकोज है वो पानी में अधिक विलेय होता है। एल्कोहल में ये कुछ घुलता है, एकदम से ऐसा नहीं कि एल्कोहल में नहीं घुलनशील है, एल्कोहल में ये कम घुलता है, लेकिन ईथर में वो पूर्ण रूप से अविलेय है। ईथर में ये पूर्ण रूप से अविलेय है। ग्लूकोज का जलीय विलयन दक्षिणावर्ती घूर्णन करता है। जो ग्लूकोज का जलीय विलयन है वो दक्षिणावर्ती घूर्णन करता है। ओके, इसीलिए ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ग्लूकोज का जो जलीय विलयन है वो दक्षिणावर्ती घूर्णन करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डेक्सट्रोज कहा जाता है। ओके, विलयन दक्षिणावर्ती घूर्णन करता है, अर्थात ये डेंटोरोटरी मोशन है, इसलिए ग्लूकोज को डेक्सट्रोज के रूप में भी जाना जाता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान योग रखने बातें क्या हैं जो लिखना पड़ता है आपको कॉपी में ज़रूर। आप ये बताएं कि ग्लूकोज एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक कितना है 146 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्वथनांक कितना है, तो क्वथनांक कितना हो जाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है। ये पानी में आबलेय होता है या अत्यंत विलेय होता है। आबलेय मत लिखिएगा विलेय होता है, आबलेय तो किस में रहेगा, आबलेय पॉलीसेकेराइड में होता है। ओके, तो ये पानी में अधिक विलेय है। एल्कोहल में ये कुछ हद तक घुल सकता है, लेकिन ईथर में ये क्या है, अल्प विलेय है, एकदम से विलेय ही नहीं है, यानी कि ईथर में ये नहीं मिलेगा।
ग्लूकोज का जो जलीय विलयन होता है वो दक्षिणावर्ती घूर्णन करता है, इसीलिए ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहा जाता है। ओके, तो ग्लूकोज के बारे में इतनी बातें आपको जानकारी मिली। नेक्स्ट क्लास दोस्तों आपकी रहेगी ग्लूकोज के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज की क्या होती हैं और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और कल के ही लेक्चर में आप पढ़ेंगे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज और माल्टोज। यानी कल आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट दिन होगा। डे 3 में आपका पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। आज की ये क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए। दोस्तों सभी लोग वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास करिए। आप ही लोग हमारे लिए सब कुछ हैं, और बिल्कुल फ्री में आपको क्लास दी जाती है, कोई भी आपसे कॉस्ट नहीं लेना है। और मेरा प्रयास ये है, इस बार आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैं खुद एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे, और जो बहुत ही न्यूनतम या समर्थन मूल्य पर आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। ओके, और बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको इस बार मिल है। मैंने आपको बताया था क्लास क्यों नहीं हो पा रही थी, उसका भी कारण था। मैंने बताया एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों, इस समय मेरा भी एग्ज़ाम लगा हुआ है और मुझे भी प्रॉब्लम्स है। बाकी कॉलेज भी जाना रहता है, कॉलेज जाओ, सारी चीज़ें, पेपर भी चल रहे हैं, पेपर आप गाड़ी लगी रहती है, तो उस समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, बस ज़्यादा दिन नहीं है, 25 तारीख से मैं फ्री हो जाऊंगा। 25 तारीख से आपकी रेगुलरली क्लास होगी। मैथ और फिजिक्स के जो भी हमारे छात्र छात्राएँ हैं वो वेट कर रहे हैं काफ़ी दिन से, जबकि मैंने टाइम दिया है आपको। 25 तारीख से आप लोग की भी क्लास संचालित की जाएगी। दोस्तों इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर ये PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।